हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल पर। और आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। और बात करें पहले के चैप्टर के अंदर, हमने एक चैप्टर पहले हमने कंप्लीट करवाया था जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कराया जिसके अंदर हमने जैसे शॉर्ट नोट्स और MCQ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उन सब के बारे में चर्चा की थी। और पिछला चैप्टर हमने 6 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट कराया और वो चैप्टर 1 घंटे के अंदर आप जाके देख सकते हैं, 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। इसका समयकाल की बात करें लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता का पतन पढ़ा। उसके बाद 1500 सालों में जो परिवर्तन हुए उसके बारे में हम पहले चर्चा कर दें जिससे आपकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी। परिवर्तन इस 1500 सालों के अंदर परिवर्तन की बात करें, जैसे कृषि समुदाय का विकास मतलब बस्तियां बसने लगी। उसके बाद 4 बार बस्तियों का विकास उसके बाद इन दोनों बार राज्य का विकास हुआ। उसके बाद साम्राज्य और नेक्स्ट बात करें तो कृषि पद्धतियों का अलग अलग तरीके से विकास हुआ। और बात करें इसी समय अवधि में किसका विकास हुआ? ऋग्वेद का, जो कि धार्मिक ग्रंथ है, इसका विकास हुआ। और मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद 1500 सालों के अंदर कृषि समुदाय का विकास हुआ जिससे बस्तियों का विकास हुआ और 4 लाख बस्तियों का विकास हुआ। उसके बाद इन दोनों के विकास से उसके बाद एक राज्य का विकास हुआ और राज्य से एक राजा का शासन शुरू हुआ। उस शासन से जैसे अलग अलग जगहों पर आक्रमण करके उस साम्राज्य का विस्तार हुआ और इसके अंदर कृषि का पद्धतियों का विकास हुआ। ठीक है, और इस 1500 सालों के अंदर ऋग्वेद ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है, ये 15 सालों के अंदर परिवर्तन हुआ। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसको पराजय करके? गणानंद को। और ये नंद वंश का शासक था गणानंद। और किसकी सहायता से की? कुटिली, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, उसकी सहायता से जैसे गणानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इन सब की हमें जानकारी किससे मिलती है? जैसे सिक्कों, ग्रंथों और अभिलेखों। इस मौर्य साम्राज्य के अंदर सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो अशोक हुआ। उसने काफी सारे स्तंभों का निर्माण कराया और इस स्तंभों से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। चलिए अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, प्रिंसिप और पियादसी। ये आपकी किताब के अंदर
मतलब कि सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इसके अंदर हम जानेंगे कि मतलब कि इसका अर्थ क्या है। दूसरा बात करें तो इस लिपि का मतलब कि प्रिंसिप ऑफ पियादसी, दो लिपि के अंदर लिखे हुए, उस लिपि को मतलब किसने अर्थ निकाला, अर्थ किसने निकाला। और बात कर किस शासक का नाम लिखा हुआ है, इन सब की इस स्लाइड के अंदर हम जानकारी लेंगे। तो अब हम शुरू कर 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसप, ये पहले का मतलब कि अधिकारी का नाम पता चल गया, जेम्स प्रिंसप, जो कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला और आरंभिक अभिलेखों जैसे सिक्कों पर इन लिपियों का प्रयोग किया गया। लिपियों मतलब यही लिपि है जैसे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। आगे बात कर अधिकांश अभिलेख पर पियादसी, इसका अर्थ होता है कि मनोहर मुख आकृति वाला राजा। और आगे बात करें तो और अशोक का नाम लिखा हुआ था और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे प्रसिद्ध शासक था। मतलब कि अभिलेख मिले हैं जिनके ऊपर मतलब कि ज्यादातर अभिलेख पर यह उपाधि लिखी हुई है, जिसका मतलब कि खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि के अंदर प्रिंसिप और पियादसी। और ये किसके लिए प्रयोग हुई, ये अशोक के लिए, जैसे अशोक के लिए ये मौर्य साम्राज्य का शासक था। और बात करें तो ये पियादसी का अर्थ है मनोहर मुख आकृति वाला राजा। ठीक है, तो अब हम आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आपकी किताब की साइड के अंदर जैसे ये शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द का अर्थ बताता हूं। जैसे अभिलेख शास्त्र, इसका मतलब होता है अभिलेखों का अध्ययन का अध्ययन। और अब आप लोग कहेंगे कि अभिलेखों का अध्ययन तो ठीक है, अभिलेख किसे कहते हैं उसके बारे में बताता हूं। जैसे अभिलेख, ये बात कर कठोर सतह पर खुदवाए जाते थे, जैसे डेफिनेशन लिखा देता हूं। अब कठोर सतह क्या होती थी उसके बारे में बता। जैसे पत्थर हो गया, पत्थर, धातु या स्तंभ पर, मतलब पत्थर के बने हुए स्तंभ या मंदिरों की दीवारें। दीवार, ठीक है। ये अब मतलब कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में बता। प्रयोग जैसे मतलब किसी राजा ने किसी दूसरे राज्य पर मतलब कि युद्ध किया और उसको विजय किया, उस मतलब कि विजय लिखवाई जाती और उपलब्धियां लिखाई जाती। और आगे की बात करें तो उपलब्धियां, विजय, और किसी राजा ने जैसे नहर वगैरह का निर्माण कराए वो कार्य भी लिखे जाते। और इसकी आगे बात करें तो जैसे कोई विचारक है दार्शनिक, वो अपना विचार लिखने के लिए स्तंभों का प्रयोग कर रहा है तो वो भी लिखाए जाते विचार। और जैसे ब्राह्मणों वगैरह को दान दिया जाता है उसको भी लिखवाया जाता है। और इसके ऊपर मतलब कि तिथियां लिखी हुई होती थी, डेट्स, मतलब कि कुछ अभिलेखों पर तिथियां लिखी हुई होती थी और कुछ पर नहीं लिखी हुई थी। और नहीं लिखी हुई होती थी उसको कैसे पता चलता है अभिलेखकारों को, उसके बारे में बताता हूं। जैसे 250 ईसा पूर्व में मैं बात करें तो इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे इस प्रकार। और वही बात करें तो 500 ईस्वी में, ईस्वी के अंदर इस प्रकार लिखा जाता है। इससे पता चलता है कि मतलब कि किस समय का ये अभिलेख है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। और अगर आपको ईस्वी और ईसा पूर्व के बारे में नहीं पता चल रहा है तो हमने पहले वीडियो के अंदर बताया था, वहां जाके आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे शुरू करते हैं। प्राकृत अभिलेख अभी पढ़ा था, उसके अंदर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, उसके आगे हम पढ़ते हैं। जैसे प्राकृत
भाषा में अभिलेख लिखे जाते हैं। मतलब कि मौर्य काल के अंदर ज़्यादातर प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखे जाते हैं। अशोक और अजातशत्रु के नाम लिखे मिले हैं। मतलब कि जो अभिलेख मिले हैं प्राकृत भाषा के अंदर उस पर अशोक और अजातशत्रु के नाम मिले हैं। और अन्य भाषा जैसे संस्कृत, तमिल, पाली के अंदर लिखा जाता था। मतलब कि जो जैसे बात करें तो अभिलेख मिले हैं, अभिलेख जैसे ज़्यादातर तो प्राकृत भाषा के अंदर लिखे हुए हैं। अब आप कहेंगे प्राकृत के अंदर ज़्यादातर क्यों लिखे हुए हैं? उसका कारण भी, उसका कारण ये है कि आम जन को समझ आसानी से आ जाता है। मतलब जो संदेश लिखे हुए हैं, मतलब कि अशोक धाम का प्रचार किया वो प्राकृत भाषा के अंदर अधिक मात्रा में किया है, इसलिए वो आम जन को समझ आ जाए इसलिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ प्राकृत भाषा के अंदर, अन्य भाषाओं के अंदर भी प्रयोग किया, लेकिन प्राकृत के अंदर अधिक किया हुआ है प्रयोग अभिलेखों। और जनपद का अर्थ, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। इसका अर्थ समझते हैं। एक ऐसा भूखंड, मतलब कि भूभाग, जहाँ कोई जन, मतलब कि लोग या कुल या जनजाति, मतलब कि एक भूभाग है, वहाँ पे जैसे किसी बात करें तो लोग या कुल या जनजाति ने पांव रखा हो, अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। मतलब कि वहाँ पांव रख के वहाँ बस जाता है। और इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। मतलब कि जो अभिलेख मिले हैं उसके जनपद शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं के अंदर मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। तो हमने पहले भी एक क्लास ले रखी है, मतलब कि एक चैप्टर की, वो आप जाके देख सकते हैं। और हमने राजनीति की भी क्लासें अपलोड करवा रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं।